नमस्कार, मैं हूं अनुपम। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज होने लगी हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि बीएसपी उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने किसी भी दल से गठबंधन की खबरों का खंडन किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में बीएसपी का प्रभाव रहा है और 2002, 2007, 2012 के चुनाव में बीएसपी को जीत भी मिली थी, जबकि 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया था। यानी कि 2007 और 12 जिस तरीके से अगर इनकी बात करें तो 2002 में भी, 2007 में भी, 2012 के जो चुनाव हुए थे उसमें बीएसपी वहां पर अपनी भूमिका, अपनी जो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है उसको यहां पर जरूर दिखा रही थी। लेकिन 2017 में बीएसपी का सुपड़ा साफ हुआ था। बातचीत करने के लिए हमारे संपादक अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, बीएसपी कह रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी का साथ या किसी का गठबंधन नहीं करेगी। किस तरीके से इसका असर उत्तराखंड की सियासत पर पड़ेगा और बीएसपी की क्या भूमिका देखते हैं आप? देखिए, दरअसल अनुपम क्या है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का उत्तराखंड के मैदानी जिलों में शुरू से ही प्रभाव पड़ता रहा है। और जिस तरीके से बात हो रही थी कि यूपी में गठबंधन में जा सकती है बीएसपी, उसको मायावती ने साफ तौर पर डिनाई कर दिया। तो ये भी साफ है कि उत्तराखंड में भी अकेले चुनाव लड़ेगी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर दो ऐसे जिले रहे हैं जहां बीएसपी का थोड़ा बहुत प्रभाव रहा है पहले। और मैं आपको बता दूं कि 2002 में जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था तब ये 7 सीटें जीती थी। 2007 जो अगला विधानसभा चुनाव हुआ तो बढ़ के 8 हो गई। 2012 आते आते घट गई, सिर्फ 2 सीटें रह गई और 17 में पूरी पार्टी साफ हो गई। बीएसपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो उसके प्रभाव वाले एरिया रहे हैं, खासकर हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, जो प्लेन्स के यूपी से सटे इलाके हैं, वहां पर वो फिर से अपनी जमीन कुछ तैयार करे। चर्चा ये भी थी कि हो सकता है कि किसी गठबंधन में किसी पार्टी के साथ उत्तराखंड में भी जाए, संभवतः कांग्रेस या दूसरी पार्टी के साथ। लेकिन अभी मायावती ने साफ कर दिया कि वो अकेले लड़ेगी। तो अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस चुनाव में, जो अगला चुनाव होना है 6 महीने बाद, उसमें कितनी सीट यहाँ उत्तराखंड में जीत पाती है, कितनी प्रभावी रह पाती है। अनुपम, बिल्कुल अनुपम जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अनुपम त्रिवेदी हमारे एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे इस बड़ी खबर पर। आगे बढ़ते हैं। रामनगर में आज से बीजेपी का 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है, जिसमें सीएम तीरथ समेत पार्टी के तमाम नेता शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शामिल होंगी। सुबह 11 बजे पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में ये सभी शामिल होंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत दोपहर 2:30 बजे रामनगर पहुंचेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन शाम को 7 बजे होना है। बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आज से रामनगर में शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसके बाद जो है करीब 9 बजे से यहाँ पर कोर ग्रुप की बैठक होनी है। इसके बाद ई ट्रेनिंग यहाँ पर की दी जाएगी और उसके साथ ही यहाँ पर जो है 11 बजे सारे नेतागण प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनेंगे किसी बूथ पर जाकर के, जिसके बाद जो है शाम 7 बजे इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। इस तरह की जानकारी हमें अभी तक मिल पाई है। और साथ ही ये बताना चाहूँगा कि ये 2022 के रोड मैप के लिए पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 3 दिनों तक 2022 को कैसे फतह किया जाए इसके लिए चिंतन होगा, मनन होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का भी एक उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के भी यहाँ चर्चा होगी। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि विपक्ष पर भी किस तरह से हमलावर हुआ जाएगा, ये इस पर भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ जो गुटबाजी या जो बयानबाजी नेताओं की तरफ से बीजेपी की हो रही है और उस पर भी लगाम लगाने के लिए यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा के साथ साथ सीएम तीरथ सिंह रावत, यहाँ के सांसद, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के साथ ही तीरथ का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो भी इसमें शामिल होगा। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। रामनगर से खबर। बीजेपी की चिंतन बैठक ई ट्रेनिंग कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े मदन कौशिक। ट्रेनिंग में मुख्य वक्ता हैं नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर।
दोपहर बाद कोर ग्रुप की बैठक होगी। ये जानकारियां हमारे पास आ रही हैं। ई ट्रेनिंग कार्यक्रम में मदन कौशिक जुड़े हैं। वहां पर कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े हैं मदन कौशिक। बीजेपी की चिंतन बैठक है। 3 दिन का ये चिंतन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आगे बढ़ते हैं। कुंभ के दौरान हुए कोविड टेस्ट घोटाले के मामले को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। आज घोटाले के विरोध में कांग्रेस जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से कराने की मांग की है। उत्तराखंड में एक हफ्ते और कोविड कर्फ्यू बढ़ सकता है, लेकिन 29 जून से बाजारों के खुलने का समय बढ़ाया जा सकता है। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार की टाइमिंग करने पर सरकार विचार कर रही है। वहीं राज्य में टूरिस्ट स्पॉट पर वीकेंड में छूट मिल सकती है। मंगलवार और बुधवार को टूरिस्ट स्पॉट बंद रह सकते हैं, जबकि राज्य में नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से लागू रहेगा। और आइए अब आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट बताते हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में 164 नए मरीज आए हैं, जबकि सिर्फ 2 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। वहीं 272 मरीज आज रिकवर होकर अपने घर को लौट गए हैं, जबकि राज्य में अभी भी 2500 एक्टिव केस हैं। 4 धाम यात्रा वाले 3 जिलों को वैक्सीन की ज्यादा डोज दी जाएंगी। 4 धाम में रहने वालों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली जिलों में 4 धाम पड़ते हैं। 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू की गई है, जिसके चलते वैक्सीन की ज्यादा डोज दी गई है। चंपावत से खबर, जहां पर एक तरफ लॉकडाउन के कारण व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, वहीं एनएच के बार बार बंद होने से भी छोटे व्यापारी परेशान हैं। छोटे व्यापारी हों या एनएच पर दुकान लगाने वाले व्यापारी, सभी एनएच बंद होने और पर्यटकों के नहीं आने से मायूस हैं। आए दिन रोड का बंद होना और ऐसे में पहाड़ का व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो गया है। पहली बात तो जो है कि जब से कोविड का संक्रमण चला तब जो है कि टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आ पा रहा था। अब दूसरी ओर जो है कि मानसून सत्र चल गया है, उससे जगह जगह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से टूरिस्ट। नैनीताल से खबर है, यहां पर जुलाल गांव के रहने वाले लक्ष्मण सिंह को 1 साल बाद भी वन विभाग से मुआवजा नहीं मिल सका है। पिछले साल 10 जून को लक्ष्मण सिंह की 80 बकरियों को गुलदार ने गौशाला में मार डाला था, जिससे किसान को भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद विधायक और ब्लॉक प्रमुख ने हर संभव मदद का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिल सकी है। हालांकि नैनीताल विधायक संजीव आर्या ने बताया कि 2 वन प्रभागों के कंफ्यूजन के चक्कर में अब तक मुआवजा नहीं मिल सका है। बकरी बाड़ा बनवा देंगे और 10-12 बकरियां दिला देंगे आपको करके ये आश्वासन दिया था मेरे को। उसमें आज तक मतलब कोई वो नहीं है मेरे पास कोई सूचना। पहले उन लोगों ने वो कागज़ हमें बताया गया कि डीएफओ नैनीताल के क्षेत्रांतर्गत है, लेकिन बाद में पता लगा कि वो डीएफओ रामनगर के जुरिडिक्शन में आता है। तो एक बार मैंने उनसे फिर अपील की है कि आप अपने सारे कागज़ डीएफओ रामनगर के समक्ष प्रस्तुत करें, मेरे संज्ञान में ले आएँ। मैं उसके बाद आगे निश्चित तौर पर डीएफओ रामनगर से बातचीत करके जो भी उनको अतिशीघ्र आवश्यकता है, जो उनकी ज़रूरत है, जो उनको मिलना चाहिए, उसके लिए मैं निश्चित तौर पर प्रयास। टिहरी झील में 2 महीने बाद कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए बोटिंग तो शुरू कर दी गई, लेकिन बोट व्यवसायियों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। बोट व्यवसायियों द्वारा कोविड नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पर्यटकों को बिना मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग के ही एंट्री दी जा रही है। वहीं उनकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट को भी चेक नहीं किया जा रहा और बोट में पूरी सवारी भरी जा रही है। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर बढ़ सकता है। पर्यटन विभाग द्वारा कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर बोट लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। तौर से हम लोग जितने भी पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बाद ही उनको बोट में बैठने दिया जाता है। साथ ही अगर कहीं कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहना हुआ तो उसको हम प्रेरित करते हैं कि मास्क पहने, ताकि जो है कोविड की गाइडलाइनों को पूरी तरह से फॉलो किया जा सके। जो सभी नियमों का पालन करके उसको संचालित करेंगे। किसी भी तरह की नियमों का उल्लंघन होता है तो बोटिंग व्यवसायिक का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। उस पर जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में शहीद कोटद्वार के सकलोनी गांव निवासी जवान मनदीप नेगी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। लैंसडाउन सेना छावनी से शहीद का शव उनके पैतृक गांव रवाना कर दिया गया है। शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने सीएम तीरथ सिंह भी शहीद के गांव जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में पौड़ी जिले का पहला बाल मित्र पुलिस थाना खोला गया है, जहां विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में पकड़े गए बच्चों को दोस्ताना माहौल दिया जाएगा। इसके लिए बाल मित्र थाने में कई व्यवस्थाएं की गई हैं।
महिला थाना परिसर में स्थापित किए गए बाल मित्र पुलिस थाने का एसएसपी पी रेणुका देवी ने उद्घाटन किया। इस दौरान मौजूद स्थानीय निवासियों ने सरकार और पुलिस की पहल को बेहद महत्वपूर्ण बताया। अपराधी है उसको हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करना है। उसी बीच में हमारे पास कोई उनसे पूछताछ करना, उनको काउंसलिंग करना, ऐसे कोई सुविधा नहीं था थाने में। एक फ्रेंडली बच्चों के लिए एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर थाने में नहीं होते हैं। इसलिए ये बाल मित्र थाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से प्रेरित होकर देहरादून की कविता ने वर्मी कंपोस्ट को बनाने की ठानी और आज उससे न सिर्फ किसानों को लाभ मिल रहा है बल्कि रोजगार भी मिल रहा है। फसल को केमिकल फर्टिलाइजर से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए देहरादून की कविता पाल ने वर्मी कंपोस्ट पर काम करना शुरू किया। वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है जो केचुओं के द्वारा वनस्पतियों और कचरे को विघटित कर बनाई जाती है। कविता को इसकी प्रेरणा पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से मिली। इस कार्यक्रम में उन्होंने मेरठ की सना खान के बारे में सुना जो वर्मी कंपोस्ट पर काम कर रही थी। बस यहीं से कविता ने भी वर्मी कंपोस्ट पर काम करना शुरू किया और उसे तैयार किया। एक्चुअली मैं मोदी जी के मन की बात का एक मैंने प्रोग्राम सुना था, तो उन्होंने मेरठ की एक सना खान है उनका उन्होंने जिक्र किया उसमें कि वो कैसे एक इंजीनियरिंग उसमें आने के बाद में उन्होंने जो है उस वाले मतलब अपनी पढ़ाई जिसमें की है उन्होंने उसको ना अपना के ऑर्गेनिक फार्मिंग को उन्होंने अपनाया, मतलब वर्मी कंपोस्टिंग को अपनाया और वर्मी कंपोस्टिंग से वो जो है एक रोजगार उन्होंने पैदा किया। इस काम में लगी महिलाओं का कहना है कि ऑर्गेनिक खेती की डिमांड जिस तेजी से बढ़ी है, वर्मी कंपोस्ट की मांग भी बढ़ने लगी है और इसकी अच्छी कीमत भी मिल रही है। तो सब जाने के लिए मतलब रोजगार मिला हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन में भी चलता ही रहा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो भूखे प्यासे मर रहे लॉकडाउन में किसी का तो मजदूरी मिल ही रहा है। हमारे पास में भी डिमांड आ रही है, लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास में अपना एक ऑर्गेनिक स्टोर है, हर्बल स्टोर है, तो वहाँ पे लोग डिमांड करते हैं। तो मैंने कविता जी से कहा कि मैंने कहा पैकिंग बनाइए और हमें भी प्रोवाइड कराइए, तो जो लोग हमसे लेना चाहेंगे हम उनको ज़रूर बताएंगे। ऑर्गेनिक खेती की दिशा में कविता की छोटी सी शुरुआत अब बड़ी होने लगी है। कई लोग उनसे जुड़ने लगे हैं, साथ ही इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है और फसल भी भरपूर होती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। काशीपुर से खबर, जहां पर कुंडा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की शादी का मामला सामने आया है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शादी समारोह में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बाल विवाह अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए लड़की की मां, बारात लेकर आए दूल्हे, उसके पिता और लड़के के मामा को गिरफ्तार किया है। इस दौरान लड़की का पिता और शादी संपन्न कराने आया पंडित मौके से फरार हो गया, जिनकी अब पुलिस की टीम तलाश कर रही है। करणपुर है हमारे क्षेत्र में, कुंडा क्षेत्र में, तो इसमें सूचना मिली थी किसी जो नाबालिग बच्ची है उसका विवाह हो रहा है, तो वहाँ पर पुलिस पहुँची। पुलिस द्वारा देखा विवाह हो चुका था, तो तब लड़का और लड़के का मामा और लड़के के पिता और लड़की की मां को अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा लिख के आवश्यक कार्रवाई की। तो नाबालिग की शादी पर पुलिस ने कार्रवाई की। ब्रेक के बाद बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। इस वक्त जिला पंचायत उत्तरकाशी में गड़बड़ी के मामले में कमिश्नर ने सचिव पंचायत की राज को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ को क्लीन चिट मिली है। टेंडर के मामले में नप सकते हैं अपर मुख्य अधिकारी। कमिश्नर ने प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून को साल 2020 के लिए बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड के लिए चुना गया है। इसके अलावा देहरादून को वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड भी मिलेगा। लेकिन देहरादून में ट्रैफिक जाम, बारिश में पानी भरने की समस्या किसी से छुपी नहीं है। शहरी विकास मंत्री वंशीधर भगत का कहना है कि 2022 चुनाव तक राजधानी का काम पूरा हो जाए, ये संभव नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए देहरादून को नंबर 1 बनाया जा रहा है, जबकि स्मार्ट सिटी की पोल एक बारिश और ट्रैफिक जाम खोलकर रख देता है। देखिए, स्मार्ट सिटी स्टेप बाय स्टेप है। हर चीज़ 2022 तक कवर हो जाएगी ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन अधिकांश चीज़ें 2022 तक हम पूरी करेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
देखिए, केंद्र सरकार बहुत होशियारी से काम ले रही है। जिस भी प्रदेश में चुनाव है उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डिक्लेयर कर दो ताकि जनता में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। लेकिन धरातल पर वस्तु स्थिति क्या है वो किसी आम जन से पूछिए। 2-2, 3-3 सालों से सड़कें खुदी पड़ी हैं, बनी नहीं है, सीवरेज सिस्टम नहीं हो रखा है। एक बारिश में सारी सड़कें जाम हो जा रही हैं, पानी भर जा रहा है।